नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आपने आज दिन भर देखा चुनाव मंच सीधे भोपाल से। मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज आज हमारे मंच पर आए, लेकिन वो हस्ती जिसका सबको इंतजार था अब मेरे बगल में बैठी है। हम इस सभागार में हमारे ऑडियंस के बीच में मौजूद हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का। सौरभ जी, केवल टोकूंगा आपको, मैं बगल में नहीं बैठता, मैं दिल में बैठता हूं। सर, चुनाव है, दिल में तो जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी आज नवरात्र का पहला दिन है और मुख्यमंत्री जी से जब समय मांगा तो कहा कि हमको थोड़ा, आप जब आए तो हम आराम से बात करना चाहेंगे, जल्दबाजी ना हो चुनाव में, क्योंकि आपकी बहुत सारी और सभाएं भी हैं, फिर सरकार के काम भी हैं। तो उन्होंने कहा फिर मैं पूजा करके आऊंगा और फिर मैं आपको लंबा आराम से विस्तृत तौर पर बैठ करके बात करेंगे। पूजा करके आए, माँ का आशीर्वाद लेकर के आए, क्या मांग करके आए? पूजा मैं रोज ही करता हूं और मेरे लिए जनता की सेवा भी मां की पूजा है। लेकिन आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं मां का बेटा हूं, शक्ति का उपासक भी हूं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज मैं गया, दतिया भी गया, सवेरे यहां भी मां की पूजा की और मां से एक ही प्रार्थना की कि हे मां, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश और देश की जनता की जिंदगी में आए। कृपा और आशीर्वाद की वर्षा ऐसी करना कि कभी किसी के पांव में कांटा भी न गड़ पाए। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और विशेषकर मां, बहन और बेटियों का सम्मान और आदर और बढ़ता रहे, क्योंकि ये धरती वो धरती है जिस पे आज नहीं हजारों साल पहले कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मां से जनता के लिए प्रार्थना की। शिवराज जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपकी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा खास हिस्सा दिखाई देता है आपके सार्वजनिक जीवन में। आपका जो जुड़ाव है खास तौर पर देश की आधी आबादी के साथ, आपके प्रदेश की आधी आबादी के साथ। तो इतना लंबा अरसा है आपका तो राजनीतिक जीवन का, कहां से शुरुआत करूं? तो पहला सवाल यही पूछता हूं कि ये जो मामा आपको लोग पुकारते हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? आपने कभी किसी बच्चे ने आपको मामा कह दिया था या आपने कहा कि भाई मुझे मामा मानो अपना? मामा अद्भुत शब्द है। मामा में दो मां हैं, तो जिसके दिल में बच्चों के लिए दो मां का प्यार हो वो मां। और मैं मामा बना लाडली लक्ष्मी योजना के कारण। अच्छा। दिल में एक दर्द था। मध्य प्रदेश में भी मैं देखता था कि बेटा और बेटी के बीच भेद किया जाता था। बेटा आए, अगर बेटा जन्म ले तो खुशियां मनाई जाती थी, बधाई गाई जाती थी, ढोल धमाके बजते थे, मिठाई बंटती थी। लेकिन बेटी अगर पैदा होती थी तो कई बार मां का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। स्थिति इतनी बिगड़ी कि कई बार बेटे की चाह में, अगर कोख में बेटी पल रही है तो मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कई ने यह महापाप भी किया कि कोख को कत्ल खाना बना दिया, बेटियां कोख में मारी जाने लगी। और तब मेरा मन, ये मैं तब की बात बता रहा हूं जब मैं छोटा था, जब ये सुनता था, जब ये देखता था, जब बेटा और बेटी में भेद देखता था, तो मन में एक दर्द होता था, पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी कि भगवान, एक ही मां की कोख से बेटा भी जन्म लेता है, बेटी भी जन्म लेती है, फिर दोनों में भेद क्यों? एक ही भगवान दोनों को इस धरती पर भेजता है, फिर इनमें भेद क्यों? और मैं एक और अंतर देखता था, आजकल वो कम हो गया है लेकिन खत्म हो गया है, मैं ये नहीं मानता। पुरुष अपनी शारीरिक ताकत के आधार पर महिलाओं के साथ अन्याय भी, मैंने पति को पत्नी के साथ अन्याय करते हुए देखा है। गांव में हम देखते थे कहीं पति पत्नी में कहा सुनी हो गई तो पति उठाते थे थप्पड़ या लाठी और अपनी पत्नी को पीट देते थे। और तब मन में यह दर्द होता था कि ये भेद क्यों? स्त्री पुरुष में आखिर समानता क्यों नहीं?
और तब मन में ये बात आई कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कम से कम बेटा बेटी बराबर तो माने जाने लगे। और मैं बेटियों का हिमायती बन गया। मैं कुछ नहीं था, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन जहां मौका मिलता था, एक छोटी सी सभा हो रही थी और सभा थी सामूहिक विवाह की, तो मैं बोलता था तो किसी ने कहा कि मुख्य अतिथि के आने में देर है, इस लड़के को खड़ा कर दो। ये जौनतला करके गांव, वहां की घटना थी। तो मैं वहां खड़े होकर बोल रहा था, तो मेरे मन से ये निकला कि बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई, ये सच घटना है, कि बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? कहना आसान है। तब मन में लगा कि देखो, बेटी जब तक बोझ रहेगी दुनिया बेटी को नहीं आने देगी। बेटी बोझ से वरदान कैसे बने? और मैं जब मेरी थोड़ी सी हैसियत बनी, मैं विधायक बना, तो मैं बेटियों की शादी करता था, इसीलिए कि गरीब बेटियों की शादी करेंगे तो बेटी बोझ नहीं। लेकिन अकेले कितनी शादी कर। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही सौरभ जी मैंने 2 योजनाएं बनाई। एक, जितनी भी ऐसी बेटियां हैं जिनकी माता पिता खुद शादी बोझ समझते हैं, उन सब बेटियों की शादी अब माता पिता नहीं करेंगे, सरकार करेगी, हम करेंगे। मुख्यमंत्री कन्या दान योजना। और दूसरे, मेरे मन में बेचैनी बढ़ती रही, क्या करूं? तो दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई ऐसा करें कि बेटी अगर लखपति पैदा होगी तो मां बाप आने देंगे। अब बेटी लखपति कैसे हो, ये समस्या थी। मैंने अपने अफसर बुलाए, ये 2006 की घटना है, और मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसी योजना बनानी है कि जिसमें जब बेटी जन्म ले तो वो लखपति पैदा हो। तो वो हंस दिए पहले, और फिर कहा सर इम्पॉसिबल, ये कैसे हो जाएगा कि बेटी लखपति पैदा हो जाएगी? बेटी के माँ बाप जैसे होंगे वैसे ही बेटी होगी। तो मैं इनका बड़ा आसान काम है, बेटी के पैदा होते ही सरकार के खजाने से हम पैसा निकालें और बेटी के नाम पे जमा कर दें, तो बेटी लखपति हो जाएगी। उसको हम शिक्षा से जोड़ दें। हमने जो लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, इसमें मेरे दिमाग में यही था। हमने पढ़ाई से भी जोड़ा था कि बेटी को पढ़ाएं, 5वीं पास करके 6वीं में जाए, 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए 6000, 12वीं में फिर 6000, अब कॉलेज में जाए तो 12500, कॉलेज पास करे तो 12500, और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख। तो ऐसे बन गई लाडली लक्ष्मी योजना। और लाडली लक्ष्मी योजना में जब हमने क्रियान्वयन किया 2007 में, तो लोग आते थे, मैं जहां से निकलता था, भैया ये आपकी लाडली लक्ष्मी, आपकी लाडली लक्ष्मी। और वही लाडली लक्ष्मी कहते कहते उन्हीं में से किसी ने कहा, ये तुम तो मामा हो, ये लाडली लक्ष्मी है, इसके मामा हो तुम। पहले लोगों ने थोड़ा सा मामा कहना शुरू किया, सब बेटियां फिर मुझे मामा कहने लगी। मैंने एक काम और किया, बेटियों को पढ़ने नहीं भेजते थे दूसरे गांव में, अगर स्कूल होता था दूसरे गांव कैसे जाएगी? तो मैंने कहा पैदल नहीं जाएगी, साइकिल दूंगा। तो बिटिया रानी साइकिल पे बैठ के जाएगी। पहले बेटी को साइकिल दी, फिर बीच में बेटे थोड़े नाराज हो गए कि ये तो बेईमानी हो रही है, बेटी साइकिल पे जा रही, हम पैदल ही घिसट रहे। तो हमने कहा बेटों को भी शादी। तो बेटियों ने मामा कहना शुरू किया, फिर बेटों ने मामा कहना शुरू किया। उसके बाद एक के बाद एक योजना बनती गई, और फिर बेटा बेटी जवान, और अब तो बूढ़े भी कहते हो मामा। तो ये मामा नाम कैसे पड़ा शिवराज जी का, ये राज आज खुला। अभी आपने लाडली लक्ष्मी योजना की बात की, बहुत आपकी कामयाब स्कीम आपकी सरकार की, 46 लाख बेटियों को आपने लखपति बनाया इसमें लगभग, ठीक। इसके लेकिन केवल कहने से नहीं हो जाता ये तो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये सिर्फ एक योजना से हो गया हो, क्योंकि आपका कनेक्ट हमने लोगों के बीच में देखा है। लोग नेता आते हैं, मंच पर ऊंचा मंच होता है, वहीं से भाषण देते हैं, फिर वहीं से निकल जाते हैं पीछे से। आपका मंच भी जो है वो लोगों के बिल्कुल बराबर वाला होता है। जब आप उनके बीच में जाते हैं तो लगता है कि बिल्कुल कोई आपको छू लेते हैं लोग, कोई हाथ पकड़ता है, कुछ करता है। अरे तो लोग छूना चाहे ना छूना चाहे, मामा खुद ही चाहता है गले लगा ले, हाथ पकड़ ले, सिर पे हाथ रख दे, प्यार बांटे, प्यार पाए। वो क्या नेता जो जनता से दूरी रखे? और इसलिए मैंने बीच में खड़े होकर बोलना ही बंद कर दिया, चलो जनता में घुस जाओ, आंखों में आंखें डाल के बात करो ना भाई, तो बात अर्थपूर्ण होती है। सच बात यह है
कि हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। परिवार, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे बेटा, हमारी बेटी, हमारे भांजे, हमारी भांजी, ये अद्भुत रिश्ता है। ये दिलों का रिश्ता है, ये स्नेह का रिश्ता है, ये आत्माओं का रिश्ता है। बाकी चीजें सब एक तरफ है और ये परिवार का रिश्ता एक तरफ है। मैंने देखा आपने एक छोटी सी बच्ची को मंच पर गोद में सामने से बुला लिया, लाओ, उसको गोद में उठा लिया। एक मैंने देखा एक बच्चा आपके पास एक चिट्ठी लेकर के आया था और उसने बोला कि शिवराज मामा जी, फिर आगे की चिट्ठी जो है उसने आपको दी, ये पढ़ लीजिए। क्या था उस चिट्ठी के अंदर? मिसबाह था वो लड़का। उसके पिताजी, एक सभा में मैं बोल रहा था, भोपाल में ही सभा थी, तो चिट्ठी लेके आया। मैं आने से रोकता नहीं हूं, यथासंभव कोशिश करता हूं कि मिलूं। उसमें उस बच्चे ने लिखा था कि मेरे पिताजी के पैर काम नहीं कर रहे, बेकार हो गए हैं, परिवार बहुत गरीब है, मैं इलाज नहीं करवा पा रहा हूं, हम परिवार इलाज नहीं करवा पा रहा है, जितने पैसे थे खर्चा हो गए, मामा इलाज करवा दो। और दूसरे दिन ही इलाज के लिए मिसबाह के पिताजी अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए। उनका इलाज जारी है। देखिए लोग कहां जाएंगे। वो जो बेटी थी जिसकी बात आप कर रहे हैं, एक नहीं अनेकों बेटियां हैं। अब वो बेटी डी में इधर से उधर दौड़ रही थी और फिर मामा से मिलना है, फिर मम्मी से शिकायत भरे लहजे में बोली, मामा से तो मिल ही नहीं पा रही हूं। तब मेरी नजर चली गई, मैंने देखा बेटी मामा से मिलना चाहती, तो मामा का दिल हुआ कि बेटी से मिले दो। मैंने दोनों बाहें फैला दी और मैंने कहा आ जाओ बेटी। तो वो मंच पे ही माइक के सामने ही मेरी गोद में आ गई। ये अद्भुत रिश्ते हैं। आपने कहा कि सरकार नहीं परिवार चलाते हैं, लेकिन राजनीति में ये बड़ा अच्छा तरीका भी है। लोग अपना अपना वोट बैंक बनाते हैं, कोई जाति के आधार पर वोट बैंक बनाता है, कोई धर्म के आधार पर बनाता है। आपने आधी आबादी को ही जो है अपना बना लिया। नहीं, आधी आबादी नहीं, आबादी पूरी है। आधी आबादी को पूरा न्याय जरूर दिया है, प्यार सबको। बस यही अपराध में हर बार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। अच्छा, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं आपका, लाडली लक्ष्मी योजना वाला। अभी आजकल एक स्कीम बहुत हिट चल रही है आपकी, लाडली बहना वाली, और इस पर नजर भी है लोगों की कि इसको रुकवा दें। देखिए, हमने लाडली बहना बनाई तो दिल के दर्द में से ही ये योजना निकली। हमारी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, कई बार अगर उनको 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार बेटा बेटी की जो जायज छोटी छोटी जरूरतें थी वो पूरी नहीं कर पाती थी। माँ कपड़े दिला दो, माँ किताब दिला दो, माँ खिलौना दिला दो, छोटे छोटा सामान, परेशान होती थी। और मैंने ऐसी माँ देखी है कि बेटा बेटी की मांग अगर पूरी नहीं कर पाई तो आंखों में आंसू आ जाते थे कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं अपने बेटा बेटी की ये जरूरत पूरी कर देती। एक दूसरा विचार और मैं देना चाहता हूं, भगवान ये धरती सबके लिए बनाई, क्या स्त्री का इस पे हक नहीं है? क्या पुरुषों का ये अधिकार है? क्या महिला को उसका हक पूरा नहीं मिलना चाहिए? भाई धरती के संसाधन सबके हैं ना। तो मन में आए कि माँ की, बहन की ये परेशानी दूर करो। मैंने देखा एक बहन अपने पति से कह रही थी कि भैया के यहाँ जा रही हूं तो भतीजे भतीजे आएंगे दौड़ के कि बुआ जी आई है, क्या लाई है, तो पैसा तो दे दो। तो पतिदेव बोले कि जब देखो पैसे ही मांगती रहती, कहां से लाऊं, नहीं है मेरे पास। अब मैं कई दिनों से बड़ा बेचैन था और सोच रहा था कि कोई ऐसी योजना जिससे ये बहन मजबूर ना रहे। और सोचते सोचते मेरे मन में ये आया कि शिवराज तू भी तो भाई है, और भाई भी मुख्यमंत्री है। भाई सावन के महीने में अपनी बहन से राखी बंधवा के कुछ ना कुछ तो देता ही है ना, पैसे देगा, कपड़े देगा, तो तू भी कुछ कर। और तब मेरे मन में आया कि बहन की ये मजबूरी दूर करनी चाहिए। जो संसाधनों पर उसका हक है स्त्री जाति का, उसका अधिकार देना चाहिए। और इसी में से मेरे मन में आया कि साल में एक बार सावन पे देने से काम नहीं चलेगा। हर महीना अगर एक निश्चित राशि बहन के खाते में जाएगी, उसके अपने खाते में, तो वो बहन का अपना खाता होगा, वो आत्मविश्वास बढ़ाएगा। और वो आत्मविश्वास मेरी बहन को और ऊपर ले जाएगा, सशक्त करेगा। इसलिए 28 फरवरी, मुझे दिन याद है अभी, 28 फरवरी को
रात को 10 बजे से लेकर सवेरे 4 बजे तक मैं जगा, और सवेरे 4 बजे मैंने निश्चित किया, उस समय 1000 रुपया हमने तय किया था कि 1000 रुपया बहन के खाते में डालेंगे। प्रारंभिक विचार आया था, और मैंने नर्मदापुरम होशंगाबाद में नर्मदा जयंती पर इस योजना को मैंने प्रकट किया था। हमारे अफसरों के तो हाथ पांव फूल गए कि बहनों के खाते में 1000 रुपया डालने हैं। सवाल था पैसा, लेकिन मैं एक बात आपको सौरभ जी बता रहा हूं, अगर दिल में सच्ची चाह होती है तो राह को निकलना ही पड़ता है। हमने ये लाडली बहना योजना बनाई, 5 मार्च को फॉर्म लॉन्च किया, 20 मार्च से फॉर्म भरना शुरू किया, 30 अप्रैल तक फॉर्म भरवाए, मई में जांच की, और 1,24,00,000 बहनों के खाते में 10 जून को पैसे डाल दिए। यह शायद दुनिया में सबसे तेज गति से इंप्लीमेंट होने वाली योजना थी, लाडली बहना योजना। लेकिन जैसा आपने कहा पैसे की कमी नहीं आई, कांग्रेस ने तो कहा कि शिवराज जी ने मध्य प्रदेश का खजाना खाली कर दिया चुनाव जीत। ये मैं कभी नहीं कहता, ये तो जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे ना, तो उनका ये बिल्कुल तकिया कलाम था। अगर कोई उनसे कहता था कि सड़क बनवा दो, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया, किसी चीज के लिए मांगे, मैं क्या करूं, पैसे ही नहीं है। देखिए, जिनके दिल में इच्छा शक्ति नहीं होती वो ये कहते मैं क्या करूं। अच्छा, मैं क्या करूं, ये तो कोई भी कह देगा, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला क्या देगा, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री काय को बन गया, पैसा नहीं। मैं आज भी कहता हूं, देवी मां की कृपा से मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। हमने जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए कभी धन की कमी नहीं आने दी। हाँ, कांग्रेस बड़ी परेशान है। अब तो 1,32,00,000 बहनें हो गई मेरी। अब मैंने कहते कहते कह दिया कि अभी तो ये सिंगल क्लिक से पैसे डालता हूं, मुझे पता था कि इस बार 10 के पहले आचार संहिता लग जाएगी तो पहले ही डाल दो, लेकिन अगली बार ऐसे नहीं डाल पाऊंगा तो खाते में पैसा जाएंगे चुपचाप। अब चुपचाप का मतलब कोई चोरी करके डालूंगा? अरे, ऑनगोइंग स्कीम है, अपने आप पैसा डालेंगे। पैसा धर दिया मामा ने, अब अफसरों को क्या करना, पैसा रखे, पैसा डाल नहीं है, मैं नहीं डाल सकता, अधिकारी डालेंगे। अब वो इसी में ट्वीट कर रहे हैं, ये चुपके चुपके कर रहा है, चुनाव आयोग सावधान, गड़बड़ कर रहा है। ये सच में इनके मन में चोर है, ये परेशान है, लाडली बहना बन कैसे गई, और इस चक्कर में कि ये बंद हो जाए तो कुंठा प्रकट होती रहती है, कुंठा प्रकट होती रहती है। डाल रहा है, पहले कहते थे बेकार की बात है, डाल ही नहीं सकते, फिर कहते थे कि ये इतने थोड़ी करेगा रजिस्टर, आपको इतने थोड़ी होंगे रजिस्ट्रेशन, 5-10 लाख होकर रह जाएंगे, फिर कहते सबको पैसे ही नहीं मिलेंगे, फिर कहते थे 1000 ही नहीं मिलेंगे, फिर कहते अब आप बढ़ेंगे ही नहीं। अब 1250 हो गए और 1250 नहीं हो गए। कमिटमेंट है भैया का 3000 रुपया तक इसको ले जाऊंगा। अभी बहना को बड़ा अच्छा लग रहा है, 1200 रुपये आ रहे हैं, फिर वो आपने कह दिया बढ़ के वो और भी आएंगे। दिल्ली से दूसरी बहन भी आई है, अभी उन्होंने भी घोषणा कर दी, स्कूल की फीस माफ, 1500 रुपया महीना। अब कभी वही ना कह रहे मामा जी, वो बहन वाली बहन जो है वो भी कह रही है पैसा डालने को, क्या करें? अब ये बड़ी अजब गजब कांग्रेस है। देखो, हमने तो अगर योजना बनाई तो पूरे सोच समझ के पैसे का इंतजाम किया, कैसे डलेंगे उसकी व्यवस्था की, कहां से आएंगे उसका इंतजाम किया। अब उनका तो दृश्य तो देखिए, कांग्रेस कैसी मानसिक रूप से दिवालिया है। भाषण पूरा हो रहा था, पीछे से कमलनाथ पहुंचे, ये घोषणा कर दो, ये और कर दो। मैडम ने कहा कि नहीं तुम ही कर दो, आप ही कर दो। बोले नहीं आप ही करो। अब उनके हाथ में कागज दे दिया, कागज के पहले कुछ बता ही नहीं, तो मेरी उस बहना को भी पता ही नहीं था कि इसमें है क्या। उनने पढ़ दी कि 500 रुपया साल और 1000 रुपया साल। फिर पीछे से आए, शायद पता नहीं सुरजेवाला जी आए थे कि कौन आए थे, बोले साल नहीं महीना बोल दो, महीना बोल दो। तो मैडम कह रही इसमें तो साल लिखा है, साल लिखा है। बोले नहीं महीना बोल दो, महीना बोल दो। अब आप ये देखिए, ये जनता है और बच्चों के लिए प्रेम है आपका। नाटक करते हो आप, ढोंग करते हो आप, मूर्ख बनाते हो आप केवल वोट के लिए बात कर रहे हो। पर्चा पकड़ा दिया, हिसाब किताब किया नहीं, बोल दो क्योंकि मामा कर रहा है। ये ढोंग और पाखंड प्रियंका जी मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा। आपका ढोंग भी प्रकट हो गया, कमलनाथ जी का पाखंड भी प्रकट हो गया।
देखिए, उनको ये लगता है जैसे कर्नाटक में उनकी सरकार बन गई ना, वहां गारंटियां दी थी, ऐसी गारंटियां उन्होंने यहां पर भी दी हैं। अब वो यहां क्या करें, 500 में सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपए महीना, किसान की कर्ज माफी आपको एक बार जो है चोट पहुंचा भी चुकी है। तो इस किस्म की बातें जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उनको लगता है हमारा काम मध्य प्रदेश में बन जाएगा। एक तो 20 साल पुरानी सरकार है और हम नए नए वादे कर रहे हैं। सौरभ जी, काट की हंडी बार बार थोड़ी चढ़ती है। पिछली बार चढ़ गई। पिछली बार कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ। राहुल बाबा की स्टाइल देखिए, वीडियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री हटा देंगे। आप देख लो वीडियो। अब 10 दिन क्या 1.25 साल हो गए, कर्जा माफ ही नहीं हुआ, मुख्यमंत्री हटाए ही नहीं। जनता बेचैन थी और जब वादे पूरे नहीं किए तो सिंधिया जी बिफर गए। ऐसे नहीं हटा तो वैसे मुख्यमंत्री हटा दिया। सिंधिया जी खुद बिफरे थे या कुछ आपका योगदान था? अरे वो बाहें चढ़ाते हुए कमलनाथ को देखा तो सिंधिया जी तो सिंधिया जी है। राजमाता जी ने भी उस समय देखा था कि कोई सरकार अहंकार और घमंड में डूबी है, तो उस समय भी गिराई थी। देखिए, ये अहंकार था। अपनी बनाई सरकार आप चला नहीं पा रहे, अपने साथियों को आप साथ नहीं रख पा रहे, आपके मन में स्नेह प्रेम है नहीं, और अगर कोई सच बात कहे तो आप गुस्सा हो जाते हो। अब ऐसे सरकारें चलती जो बनाने की बात कर रहे हैं, बनी बनाई तो चला ही नहीं, बनाएंगे कहां से? सिंधिया जी जो वहां से 22 लोग लेकर के निकले थे कांग्रेस पार्टी से, तो गाड़ी तो आपने भेजी होगी। इतने गरीब थोड़ी कि गाड़ियां ले किसी से। अच्छा, 2018 की बात कर लेते हैं। क्या हुआ 2018 में ऐसा? आज आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, उस वक्त भी थे, लेकिन कहां आपको लगता है चूक हुई पार्टी से, आपसे? देखिए, 2018 में वोट हमने ज्यादा लिए थे। ये तो कई बार सीट का गणित थोड़ा बहुत गड़बड़ा गया, लेकिन उसमें भी कांग्रेस ने जो वचन पत्र दिया था उसमें कर्जा माफ की घोषणा 10 दिन में थी। कई लोगों को लगा स्वाभाविक रूप से कि भाई कर्जा है, माफ हो जाएगा, तो एक बार वोट दे के देख लो। दूसरी चीज, हमारे यहां कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें आपस में समाजों में टकराहट हो गई थी, विशेषकर ग्वालियर और चंबल रीजन में। उसका असर सब जगह था। एक मुद्दा वो बना है तो दोनों आप देखिए, बीजेपी के वोट अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस से ज्यादा थे, लेकिन जो वोट बढ़ता था आप देखेंगे कि बीएसपी को जाता था, सपा को जाता था, गोंडवाना को जाता था। 2018 में वो वोट बटा नहीं, वो वोट कांग्रेस के हिस्से में कई तरह की जो गलत बातें इनने कही थी उसके कारण और कई भ्रम के कारण वो वोट चला गया था और इसलिए बाल बाल चूक गए थे। अच्छा, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, सीटों में भी ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा गैप हो, लेकिन आपने सरकार चलने दी। जो काम 15 महीने बाद हुआ वो तो बहुत से लोग कह रहे थे चुनाव के बाद भी हो जाता। सही बात यह कि बहुमत उनका भी नहीं था और अलग अलग लोग थे, इंडिपेंडेंट भी और दूसरे दलों के भी। उनमें से कई हमारे साथ आना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा उस समय कि भाई सीट अगर ज्यादा है तो सरकार इनको बनानी चाहिए। कॉन्सेंसस अलाउ नहीं करता। अगर हमारी सीट ज्यादा होती तो हम बनाते, वोट हमारे ज्यादा थे, सीट उनकी ज्यादा थी, तो मैंने उस समय कहा कि संख्या बल के सामने मैं शीश झुकाता हूं और मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, और मैं चला गया, दे दिया कि भाई चलाओ सरकार। वो 15 महीने कैसे थे? भयानक सपना पूरे मध्य प्रदेश के लिए। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लगते थे, बिना काम किए सिंचाई की योजनाओं में बिना सामग्री आए पैसे निकल जाते थे। चारों तरफ त्राही त्राही मची थी। हमारी जितनी योजनाएं थी सब बंद कर दी। अब अभी मैडम प्रियंका गांधी जी से कहलवाते हैं, ये कह दो पैसा देंगे। पहले ये बता दो, बेगा भारिया शहरिया बहनों को मैं 1000 रुपया देता था, कमलनाथ जी वो क्यों बंद कर दिए तुमने? ये तो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है ना, बड़ा आदिवासी कर रहे हो तुम। ये तो सबसे गरीब है आदिवासियों में भी। बेगा भारिया
और शहरिया के पैसे तुमने रोक दिए। बेटियों की शादी हम करते थे, शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद बेटियों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा। आपने संबल योजना बंद कर दी। संबल में क्या था? मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देने के बाद उसको 4,000 और जन्म देने के बाद, पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000 देते थे। वो संबल का पैसा आपने बंद कर दिया। अभी बच्चों के लिए कहलवा रहे हो कि पैसा देंगे। मैडम प्रियंका गांधी जी और श्रीमान कमलनाथ जी, ये बताओ मेरे बच्चों के लैपटॉप क्यों छीने तुमने? मैं लैपटॉप देता था बच्चों को कि भाई 12वीं में अच्छे नंबर लाए, बच्चों को प्रोत्साहित करो, लैपटॉप दो। इनने लैपटॉप छीन लिए, इनने साइकिलें छीन ली, इन्हें तीर्थ यात्रा बंद कर दी। कितनी योजनाएं थी, सारी की सारी बंद कर दी। और यही कहते थे पैसा नहीं है, मामा खाली कर गया। अब वो एक भयानक दौर था। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से भर के किसी का घर नाप दो, किसी की होटल नाप दो, किसी का स्कूल गिरा दो, किसी की दुकान गिरा दो, पता नहीं क्या क्या खेल उस समय चले थे। वो दौर सच में जब लगता है तो आज भी सत्ता में आने के बाद व्यक्ति कैसा हो जाता, आश्चर्य होता है। ये वैसे विचित्र बात है, आज आपके पड़ोसी राज्य राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी यही कह रहे हैं कि चुनाव के बाद परिणाम जो हो, मेरी योजनाएं बंद मत करना, जो चलती योजनाएं हैं। तो उन 15 महीनों में आपकी चलती योजनाएं बंद की, तो आज आप जो योजनाएं चला रहे हैं, तो लोगों के मन में ये भाव कहीं ना आए कि भाई कोई आएगा आदमी तो दोबारा इसको भी रोक देगा। हालांकि वो भी वादे तो बहुत कर रहे हैं। ऐसा है कि वो योजना बंद हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम जीत के आने ही वाले हैं, कांग्रेस आ ही नहीं सकती, तो बंद कैसे हो जाएगी? अच्छा, आपने कहा 15 महीने में 15,000 घोटाले हुए, तो ऐसे हुआ जैसे कमलनाथ साहब रोज सुबह सो के उठते हो, अच्छा आज क्या नया घोटाला करना है, सुबह उठते ही पहले ये सोचना। मतलब एक मुझे हैरानी हुई कि आपके आरोप पत्र में एक जगह ये भी लिखा है कि इन्होंने तो ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया और 15,000 ट्रांसफर किए और पुलिस के कुत्तों का भी ट्रांसफर कर दिया। हाँ हाँ, पुलिस में जो ट्रेंड डॉग होते हैं उनका स्थानांतरण कर दिया था। ये सच है, ये मजाक नहीं। जो ट्रेंड डॉग होते हैं उनको भी ट्रांसफर कर दिया बेचारों को। ये सही बात है। ये वो दौर था जब आप 2020 में आए, उस वक्त कोरोना ने दस्तक दी थी केवल। तो आप जब सरकार में आए उस वक्त कुछ तैयारी दिखाई दे रही थी कि कमलनाथ जी की सरकार जो जा रही थी, कुछ किया हो बंदोबस्त? मैंने लगभग 8:30 बजे रात को शपथ ली 23 तारीख को, और मैं सीधे सेक्रेटरीएट गया, मेरे वल्लभ भवन जिसको हम कहते हैं, और मैंने बैठक बुलाई कि कोविड से निपटने की क्या तैयारी, क्योंकि दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया, स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। आश्चर्य मुझे जान के हुआ जब मैंने अफसरों से पूछा कि भाई अब तक क्या तैयारी है, तो उन्होंने कहा तैयारी अब आपने मीटिंग बुलाई है तब करेंगे। ये इतना भयानक थे वो पल, मुझे लगा कि कोई तैयारी नहीं, कोई सरकार इतना लापरवाह हो सकती है क्या? करते क्या रहे कमलनाथ जी? आईफा की तैयारियों में जुटे थे, कहने लगे आईफा करेंगे। कोविड की तैयारियां, कोविड से निपटने की कोई तैयारी नहीं की। हम लोगों ने बैठक करके तैयारियां शुरू की, और 3-4 दिन तो मुझे समझ, क्योंकि अगर लोग आ जाएंगे तो अस्पताल कैसे भर्ती करवाएंगे, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तब आनंद फानल में हमने यहाँ के जो प्राइवेट अस्पताल थे उनको अपने हाथ में लिया, यहाँ का चिरायु, वहाँ का इंडेक्स, कहीं का कोई। मुझे लगा कि सरकारी अस्पताल में बाकी पेशेंट्स का इलाज हो जाए अदर देन कोविड। कोविड के लिए तो विशेष रूप से अस्पताल चाहिए, तो वो भागदौड़ भी हमको दिन और रात करनी पड़ी। कोविड केयर सेंटर की तैयारी नहीं, दवाइयों की तैयारी नहीं, कोई व्यवस्थाएं थी नहीं। यहां तक के अगर हमारा मैदानी अमला जनता के प्रभावितों के बीच में अगर जाएगा तो उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। लेकिन आजकल मध्य प्रदेश के अंदर हम एक दौड़ देख रहे हैं, और वो दौड़ है हिंदू बनने की दौड़। हिंदू बनने की दौड़। अब कमलनाथ जी जो हैं वो बार बार कहते हैं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, लेकिन उनका एक डायलॉग है, कहते हैं मैं हिंदू तो हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये बीजेपी वाले हिंदुत्व के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, वो जोर दे के बार बार क्यों कहते हैं मैं बेवकूफ नहीं हूं। देखिए,
भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है हमारा, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं अद्भुत है सचमुच में। ये धरती है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परा बेत्ती गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है, अद्भुत देश है। और सनातन क्या है, वो उनसे पूछें। पहले तो हिंदू नाम लेते थे तो जैसे बैल को लाल कपड़ा दिखा दिया हो, उखड़ जाते थे, हिंदू कह रहे हो। जैसे हिंदू कहना अपराध, हिंदू कहना सांप्रदायिक हो गया था। राम काल्पनिक है, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कितनी बातें करते थे। लेकिन एक सांस्कृतिक धारा ऐसी बही, क्योंकि मैं आज भी मानता हूं हिंदू तो संकीर्ण कतई नहीं है, सनातन संकीर्ण नहीं है। साकार को मानो तो ठीक है, निराकार को मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है। अब देखिए कितनी विशालता है विचारों की। एकम सद विपरा बहुधा बदंती, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग विचारों का आदर करने वाला। तो गर्व करने लायक हमारी परंपराएं जो सारे दुनिया के कल्याण की बात करते हैं। पहले चिढ़ते थे, अब जब धारा बदली, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करूंगा। मैं उस सांस्कृतिक धारा में लगे हुए संतों का अभिनंदन करूंगा, सामाजिक कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करूंगा, संघ का अभिनंदन करूंगा कि धारा ऐसी बही कि पूरा देश एक दिशा में मुड़ गया। और जब लगा कि अब हिंदू कहने पर ही वोट मिल सकते हैं, तो वो लोग जो राम का नाम लेके नाराज हो जाते थे, आजकल वो राम नाम की माला जप रहे हैं, हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। पहले कहां थे? वो कहते हैं हमें बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हिंदू होने के लिए। कमलनाथ जी कहते हैं मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मुझे बताएंगे हिंदू होना क्या होता है। प्रियंका जी आती हैं, नर्मदा जी की आरती करती हैं। ये अद्भुत हैं ये लोग, हम कहां सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन ये क्या है कई बार मुझे समझ में नहीं आता। राहुल जी कई बार जनेऊ पहन लेते हैं और कई बार लालू यादव से मीट बनाना सीखने निकल जाते हैं। वो तो देखा हमने फोटो में, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब मुझे तो लगता है मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता कि क्या है, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। अच्छा, आपने महाकाल लोक बनाया। महाकाल लोक में पहले तो वो भ्रष्टाचार का जो है बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आपने एक नहीं, मैंने देखा आपने 9-10 ऐसे लोक बना दिए। महाकाल कॉरिडोर आपने बना दिया, इसके बाद आपने राम राजा लोक, वनवासी राम लोक, देवी महालोक, महेश्वर में अहिल्या लोक। ये क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, पुल, पुलिया, अस्पताल बनवाना तो है ही, लेकिन समाज को दिशा देना और लोगों की जिंदगी बनाना भी सरकार का ही काम है। ये काम कौन करेगा? मैंने कहा कि हमारी एक सांस्कृतिक धारा है, और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो वो भारत का ही दर्शन कराएगा, सनातन कराएगा, हमारी संस्कृति कराएगी। अब उस संस्कृति को आगे बढ़ाना, आने वाली पीढ़ियों को सौंपना। अब महाकाल महाराज के दर्शन करने आते थे, तो दर्शन करने के बाद हमने सोचा ऐसी शिव सृष्टि यहां बने कि बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें, दुनिया भी आके देखे कि भगवान शिव ने क्या क्या किया था। सृष्टि को बचाने के लिए अगर जहर पिया तो भगवान भोले शंकर ने पिया, नीलकंठ कहलाए। एक नहीं, अनेकों चीजें, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। क्यों नहीं आनी चाहिए चीजें सामने? कांग्रेस ने तो कभी किया नहीं, हमको लगा करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को फिर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। केदारनाथ अब देखिए पुनरुद्धार किया, काशी कॉरिडोर, हमने महाकाल महालोक बनाया, हम राम रजा लोक बना रहे हैं, हम हनुमान लोक बना रहे हैं, हम संत रविदास जी का मंदिर बना रहे हैं। एक नहीं, अनेकों वनवासी राम जी लोक बना रहे हैं। क्यों नहीं बनाना चाहिए? हम आदि गुरु शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा और अद्वैत लोक बना रहे हैं। जो भारतीय जीवन दर्शन है, जो विचार है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नहीं, जैसे महाकाल लोक की बात है, कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं आप निकाल के देख लीजिए पुरानी क्या
कैबिनेट की मीटिंगों की मिनट्स निकाल के हमने इसकी योजना तैयार की थी महाकाल लोक की, और आपने तो जब बनाया भी, एक तूफान आया, उसमें सप्तऋषियों की प्रतिमा गिर गई, बोले इसमें पैसा खाया गया। ऐसा है कमलनाथ जी, तो ये भी कह सकते हैं कि लाल किला और कुतुब मीनार भी और आगरे का ताजमहल हमने ही बनाया था। अब उनके दावों के लिए हम क्या कह सकते। लेकिन आज देखिए महाकाल महालोक कितना, मैं भव्य नहीं कहूंगा, दिव्य है। वहां लौकिक कुछ नहीं है, सब कुछ अलौकिक है। वहां आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या आप देखिए, 3 करोड़ से ज्यादा लोग आ गए 9 महीने में, 3 करोड़ से ज्यादा लोग। और उज्जैन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल गई। लगभग 3000 करोड़ रुपया अतिरिक्त उज्जैन में आया। उज्जैन के होटल, उज्जैन के रिसोर्ट, फूल की दुकान, फल की दुकान, सब्जी की दुकान, चाय की दुकान, प्रसाद की दुकान, जगह नहीं है वहां। जमीनों की कीमत देख लीजिए, जैसे मुंबई के मैरिन ड्राइव के जो रेट है वो उज्जैन की जमीनों के रेट हो गए। पूरी अर्थव्यवस्था महाकाल महालोक ने उज्जैन की बदल कर रख दी है, बदल कर रख दी है। तो ये महाकाल महालोक बना, उससे आध्यात्मिक आनंद तो मिला ही, लेकिन भौतिक प्रगति भी हो गई। अध्यात्म और भौतिक का के समन्वय का अद्भुत उदाहरण बन गया। और जहां तक इन आरोपों का सवाल है, इन नादानों को क्या कहूं मैं, कौन कहेगा कि कोई मूर्ति में पैसा खा जाए, कहीं ये होता है। और वो जो 9 सप्तऋषि की मूर्ति थी 59 लाख रुपए की, कौन चाहेगा। कई बार घटना दुर्घटना कितनी भी सावधानी रखो आप, तूफान आया, भवंडर आया, गिर गई, फिर से लग गई, उसमें क्या दिक्कत है। और जिसने पहले लगाई थी उसी ने बिना पैसे लिए फिर से लगा दी, ठीक से लगा दी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इनको तो तकलीफ हो रही थी, महाकाल महालोक बन कैसे गया, बन कैसे गया, अब मौका कैसे मिले गड़बड़ कुछ हो जाए, तो जरा सा कुछ हुआ तो चिल्लाओ। अब ऐसे लोगों की तरफ कौन ध्यान देता है। नहीं, लेकिन महाकाल, आप क्योंकि हमने चर्चा कर रहे हैं हम महाकाल लोक की, तो मुझे महाकालेश्वर की ये बात याद आई। प्रदेश में बारिश नहीं हो रही थी और आप गए वहां पर अनुष्ठान करने, पूजा करने के लिए। बात बड़ी अद्भुत बात है, बारिश भी हो गई। मतलब इतनी ताकत है आपकी प्रार्थना में कि भगवान भी पसीज गए। सच्चे मन से अगर प्रार्थना की जाए तो वो सुनी जाती है। अंतर आत्मा पवित्र होनी चाहिए, तो प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। मंत्र भी क्या है, मंत्र भी तो जब एक निश्चित उच्चारण आप करते हैं तो वो भी तो ऊर्जा है ना, साउंड ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो एक साइंस है। मैं ये नहीं कहता कि केवल मैं, लेकिन उस समय मन में बेचैनी हुई, पानी नहीं गिर रहा था, फसलें सूख रही थी, महासंकट सामने खड़ा था। और तब जब मुझे कोई और उपाय नहीं दिखा तो अंतरात्मा ने एक ही बात कही, चल शिवराज चला चल महाकाल महाराज के दरबार। और मैं सीधे पहुंच गया, उनके सामने प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत की, पूजा की, और दूसरे दिन से बारिश शुरू हो गई। ये तो महाकाल महाराज की कृपा है। क्या सच बताइएगा, ऐसा तो नहीं है मौसम विभाग ने बता रखा हो कि 3 दिन बाद बरसात होनी है? मौसम विभाग कई बार जो बताता है आपको पता है वो होता नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा देश की राजनीति की बात। देश में एक अलायंस बना हुआ है, इंडिया गठबंधन, आप लोग उसको I.D. ऐसे करके बुलाते हैं, INDIA को। लेकिन राहुल गांधी उसमें एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। और राहुल गांधी ने बीड़ा उठाया है कि मैं जान के रहूंगा देश के अंदर कितने ओबीसी हैं, और उनकी, अब वो जहां जाते हैं उनकी एक ही बात होती है, केवल ओबीसी की गिनती बताओ, देश में जाति की गणना करो। जब पहली बात तो ये है कि वो INDA क्या गठबंधन है, कमलनाथ उसकी रैली क्यों नहीं करवा रहे हैं। उसकी रैली होने वाली थी, हमने सुना तो हमने कहा आए, वो रैली रद्द हो गई उसकी बात। जातिगत गणना की बात राहुल बाबा कर रहे हैं। उनके पूर्वजों ने काका कालेलकर की रिपोर्ट नहीं मानी थी, आपको ध्यान होगा। जातिगत गणना, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए, वोट कैसे मिले, समाज बट जाए। मैं उसके प्लस माइनस में नहीं जा रहा, और ये तो नीतीश बाबू ने जो किया वो झुंझुना उनने पकड़ लिया। उसके पीछे तर्क हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी का मुकाबला वैसे तो कर नहीं सकते, विकास में नहीं कर सकते, जन कल्याण में नहीं कर सकते।
आज मोदी पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। आज देश के दिल में तो मोदी है ही, पूरी दुनिया के दिल में भी नरेंद्र मोदी है। दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं कई मामलों में। तो वैसे तो मुकाबला नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उठाते रहो। अब जो गणना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का तो खुद का ही पता नहीं चलता कि कौन सी जाति है। आपको राहुल जी की जाति जाननी है? आपको राहुल जी की जाति जाननी है? नहीं नहीं, मुझे नहीं करानी किसी की। मैं तो सबसे प्रेम करता हूं, उनसे भी प्रेम करता हूं, कोई घृणा नहीं करता। मैं केवल सोच जो है उस सोच को प्रकट करने का मैंने प्रयास किया है। एक बार लेकिन उनके किसी नेता ने बताया था, वो चुनाव देख रहे हैं उनकी पार्टी का, सुरजेवाला जी, उन्होंने ही बताया था कि ये कश्मीर के ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण भी कश्मीर का, पंजाब का, बंगाल का, कहां कहां का होता है। देखो इतना तो मत बांटो कम से कम भाई, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। नहीं, लेकिन उनको इस राजनीति में फायदा नजर आता है। उनको ये फायदा दिखाई देता है कि भाई अगर ओबीसी की हमारे देश में आबादी 50% से तो ज्यादा ही है, सब लोग मानते ही हैं। अब वो ये चाहते हैं कि एक बार गिनती हो जाए, जैसे बिहार में वो गिनती 50% से ज्यादा निकली है, तो फिर उसके बारे में आगे बात की जाए, तो फिर ओबीसी आकर्षित होगा। आप खुद ओबीसी हैं। पहले तो कांग्रेस ये जवाब दे कि उनने ओबीसी के लिए किया क्या है। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर ओबीसी के बड़े नेता हुए स्वर्गीय श्री सुभाष यादव। वो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, इनकी पार्टी ने बनने नहीं दिया उनको मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, हम लोग जातियों से नहीं आंकते, लेकिन सही अर्थों में ओबीसी को अगर अधिकार संपन्न आयोग बनाया पिछड़ा वर्ग को, तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। समाज के हर वर्ग को ढंग से प्रतिनिधित्व दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। मध्य प्रदेश में ही आप देख लीजिए, इनने तो किसी को बनने नहीं दिया। मैं ऐसी बातों पर कभी आता नहीं, लेकिन 3-3 लाइन से अगर ओबीसी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हुए तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिए, कभी कांग्रेस ने थोड़ी दी। उन्होंने एक भविष्यवाणी भी की है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा इस चुनाव के बाद बीजेपी के पास कोई ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं होगा, सब सवर्ण होंगे। वो भविष्यवक्ता तो कतई नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के सब वर्गों की पार्टी है। सबको न्याय, यह हमारा मूल मंत्र है। सबको प्रतिनिधित्व, यह भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया है। अब वो तो केवल राजनीतिक चश्मा लगा के वोट की दृष्टि से देखते हैं, हम सबको न्याय देने की दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, मैंने शिवराज जी इस चुनाव के कुछ हिट डायलॉग्स निकाले, इसमें आपके भी हैं, तो शुरुआत करता हूं मैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी इन एक डायलॉग्स पर, वो जरा सा एक बार जान लें। पहले कमलनाथ जी की बात करते हैं। तो कमलनाथ जी ने एक बार ये कहा था कि शिवराज जी को अपना नाम शिवराज सलमान रख लेना चाहिए, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। अब देखिए, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने कभी सलमान जी की फोटो नहीं रखी। मैंने कभी वो मैडम थी फर्नांडिस, क्या जैकलिन फर्नांडिस, उनकी फोटो मैंने कभी नहीं रखी। ये नाम पता है आपको? ये मैंने कमलनाथ जी के फोटो देखे थे, उसमें दिखा मुझे तो ज्यादा पता नहीं था। अब वो हीरो हीरोइन के साथ रहते, वो है बात मेरी करते। वो आपको शिलान्यास मंत्री कहते हैं तो जेब में नारियल लेके घूमते हैं, जहां मिले फोड़ दिया। हाँ, फोड़े मैंने नारियल। देखिए, जिसमें दम हो वही तो नारियल फोड़ेगा। हमने विकास के काम किए और नारियल फोड़े। हमने मेडिकल कॉलेज के नारियल फोड़े, हमने ग्लोबल स्किल पार्क के नारियल फोड़े, हमने सिंचाई की योजनाओं के नारियल फोड़े, हमने सीएम राज स्कूल के नारियल फोड़े, हमने विश्व स्तरीय ITI के नारियल फोड़े, हमने पुलों के नारियल फोड़े, हमने मेट्रो रेलों के नारियल फोड़े, हमने रोपवे के नारियल फोड़े, हमने नए कॉलेज के भवन बनाए, उनके नारियल फोड़े, हमने नए अस्पताल बनाए। यहीं भोपाल में देख ले, 1000 बिस्तर का, 2000 बिस्तर का, उनके नारियल फोड़े। काम करेंगे तो नारियल फोड़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तुम्हारी किस्मत फूटी थी तो फोड़ने मिले ही नहीं कुछ। प्रियंका गांधी वो कहती हैं, जब 18 साल से कोई सत्ता में होता है तो इतने साल रहने के बाद एक आलस सा आ जाता है, तो व्यक्ति को लगने लगता है कि अब वो सत्ता कभी छोड़ने वाला नहीं है। आपके व्यवहार में यही दिखता है। क्या दिखता है? छोड़ने वाले नहीं, एक आलस आ गया है कि काम करना नहीं, सत्ता जानी नहीं है। मेरे साथ एक दिन कांग्रेस का कोई नेता सवेरे से रात तक दौरा कर ले,
24 घंटे में से 19-19, 20-20 घंटे काम करता हूं। क्या रूटीन है आपका? सवेरे 5 बजे उठता हूं और रात को 1 से लेकर 1:30 बजे के बीच सोता हूं। बाकी अगर देखेंगे तो एक आध दिन आपकी टीम चली चले मेरे साथ के लिए। सुबह से लेकर रात तक काम काम और काम, इसलिए कि जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ ना चला जाए। अब रूटीन बताऊंगा तो कई तरह की चीजें, मैं पेड़ भी लगाता हूं, मैं गाय को रोटी भी खिलाता हूं, मैं पूजा भी करता हूं, मैं विकास के कामों की बैठ के भी करता हूं, मैं जनता से चर्चा और बातचीत भी करता हूं, योजनाएं भी बनाता हूं, इम्प्लीमेंट भी करता हूं, कई तरह की चीजें हैं दिन भर। और कमलनाथ जी जब सीएम थे तो कैसा उनका पता क्या चलता था? अब उनने मुझे नहीं बताया, लेकिन जो उनके साथ थे वो आए, उनने बताया। बोले हम जब मिलने जाते थे तो आधा मिनट में कहते चलो 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 बहुत काम है, तो हमने भी परमानेंट कह दिया चलो चलो तुम भी चलो। एमएलए के लिए टाइम नहीं, मेरे पास 24 घंटे 25 घंटे नहीं, 24 घंटे 25 घंटे नहीं, मेरे पास तो बहुत टाइम है भैया। अच्छा, प्रियंका जी ने ये भी कहा 18 साल में 22,000 घोषणाएं कर दी आपने, कम से कम 22,000 नौकरियां तो दे देते। फिर उन्होंने ये कहा कि जो 3 साल की सरकार अभी जो चली आपकी, इसमें सिर्फ आपने 21 नई नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा मैंने 3 बार चेक कराया अपने दफ्तर से, ये जानकारी सही है। बड़ी विद्वान है। अच्छा, उनका सलाहकार कौन है ये भी देखना पड़ेगा। चेक कौन से करवाया है, जिससे चेक करवाया है उसका चेकअप करवाना पड़ेगा मुझे। सब जानते मैंने नियुक्ति पत्र कितने बांटे, केवल 8-9 महीने में 65,000 नियुक्ति पत्र हम अपने हाथों से बांटे। कई भर्तियां प्रक्रिया में हैं अभी। हमने कहा था 1 साल में 1 लाख, तो 1 लाख भर्ती या तो हो चुकी है या प्रक्रिया में है। और रोजगार के बाकी चीजें अलग है। हमने तो सीखो कमाओ जैसी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, काम सीखो और उसके बदले में 8 से लेकर 10,000 रुपया लो और बाद में काम सीखने के बाद परमानेंट जॉब मिल जाए, ऐसी अनेकों योजनाएं चलाई है। अब पता नहीं उनको कौन सलाह दे देता, वो पीछे से कोई ने लिख के दे दिया होगा कि वो कितनी 22 दी 27 दी, कोई ने लिख के दे दिया होगा उनको। मुझे शिवराज जी, अब 2 ऐसे वर्गों की मैं बात करने जा रहा हूं जो थोड़ा आपसे छिटक गया था 2018 में, तो आपने उसके लिए क्या किया है, उनके लिए क्या किया है आप दोबारा आने के बाद सत्ता में? पहले किसानों की बात करते हैं। कर्ज माफी की बात हुई, वो दावा करते हैं कमलनाथ जी मैंने 27 लाख लोगों के कर्ज माफ किए, फिर मेरी सरकार इन लोगों ने छीन ली तो मैं बाकी नहीं कर पाया। लेकिन आपने कर्ज माफी का वादा नहीं किया, आपने कर्ज के ब्याज का वादा किया है। तो ये इसमें कितनी राजनीति है और आपकी इसमें इकोनॉमिक्स क्या है आपकी पार्टी की? एक तो अगर वो कर्जा माफ कर रहे थे तो मैं गंभीरता से कह रहा हूं, कांग्रेस के विधायक हमारे साथ आए, इस्तीफा दे के आए, उसके बाद चुनाव लड़े, और जब चुनाव लड़े तो जो लोग 3-3 हजार वोट से जीते थे वो 50-50 हजार वोट से जीत के बाई इलेक्शन में आए। तो जनता का जनादेश प्राप्त करने के बाद हम सरकार में रहे। उनने कर्जा माफी की बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच देखिए, उन्हें छोटे किसानों को अभी ध्यान रखा और उन्होंने तय किया कि हम हर किसान के खाते में 6,000 रुपया हर साल देंगे। हम सरकार में हमने 4,000 देने शुरू कर दिया, अब हमने 6,000 देने शुरू कर दिए, तो 6 दूनी 12,000 ये हमारे जाते हैं लगभग 83 लाख किसानों के खाते में। जो छोटे छोटे किसान उनके खाते में पैसा जाते हैं। कई लोग कर्जा लेते ही नहीं है, वो कर्जदार है ही नहीं, और इसलिए सबके साथ न्याय हो जाता है। अब ब्याज की बात कर रहे थे, ब्याज मैंने इसलिए कि कर्जा माफी के चक्कर में कई ने अपना कर्जा चुकाया नहीं, और कर्ज नहीं चुकाया तो कर्ज की बोझ, गठरी का बोझ उनके सर पर इतना बढ़ गया कि वो चुकाते नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने कहा कि ब्याज मैं भर देता हूं, क्योंकि हम तो 0% ब्याज पर कर्जा देते थे। तो 2,200 करोड़ रुपया ब्याज के हमने किसानों का भरवाने का काम किया, और ऐसी एक नहीं अनेकों चीजें हमने किसान के लिए की। विस्तार में जाऊंगा तो शायद समय बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन बढ़ाना, ठीक दाम देना, ठीक दाम के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्राकृतिक आपदा जाए तो उसकी भरपाई करना, किसान के लिए एक नहीं अनेकों कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए हैं। और सबसे बड़ी सौगात दी तो सिंचाई की सौगात। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन से सिंचाई की क्षमता हमने बढ़ा के कर दी 47 लाख हेक्टेयर, और अब हमारे जो काम चल रहे हैं वो 65 लाख हेक्टेयर पे चल रहे हैं, और नई जो योजना बना रहे हैं उसमें 100 लाख हेक्टेयर तक हम ले जाएंगे।
दूसरा वर्ग है हमारे जनजातीय भाई बहन आदिवासी। वो जो ट्राइबल सीटें हैं, रिजर्व सीटें, उसमें आपकी पार्टी बहुत पिछड़ी कांग्रेस से पिछली बार, लगभग दुगनी सीटें वो आपसे जीते थे। आपने कहा कि वो आए तो फिर उन्होंने आपकी स्कीम भी बंद कर दी। आपकी सरकार में क्या खास ध्यान रखा गया है उनका? एक नहीं अनेकों। सबसे बड़ी बात तो यह कि हमने पेशा एक्ट लागू करके नियम बना के धरती पर पहुंचाकर जल, जमीन और जंगल के अधिकार अपने आदिवासी भाई और बहनों को देने का चमत्कार किया है। कई लोगों ने ग्राम सभा में फैसला करके खुद तेंदुपत्ता तोड़े, खुद बेचे, अलग अलग तरह के कई काम में लग रहे। गांव में शांति और विवाद निवारण समितियां काम कर रही है। विस्तार में बहुत समय लगेगा, लेकिन उनकी जिंदगी बदलने का काम। और लाडली बहना जैसी योजना का लाभ सबसे ज्यादा अगर मिला है तो जिन वर्गों में गरीबी ज्यादा है उनको मिला है। बच्चों की शिक्षा का लाभ सबसे ज्यादा उनमें मिला है। हमने सम्मान देने का भी काम किया। रानी दुर्गावती भव्य स्मारक 100 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर में बन रहा है। कांग्रेस ने तो केवल एक खानदान के लोगों के स्मारक बनाए थे। हमने टंटे मामा का स्मारक बनाया, भीमा नायक का स्मारक बनाया, बिरसा भगवान का स्मारक बनाया, रघुनाथ साहू जी, शंकर साहू जी के स्मारक बनाए। यहाँ हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा, उनके नाम पे यूनिवर्सिटीज बनाई। एक नहीं, ऐसी कई चीजें हैं और आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। इस बार आपकी पार्टी ने ये सोचा है कि केंद्र के मंत्री भी चुनाव लड़ें, सांसद भी चुनाव लड़ें, तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी तो इस पर मजे लेती है। उन्होंने कहा कि भाई ये सजावटी उम्मीदवार लेकर के अब दिल्ली से आए, क्योंकि इनको मध्य राज्य में तो मिल नहीं रहे। सजावट नहीं, घबराहट हो रही है उनको। वो सोच ही नहीं रहते ये सीट जीत जाएंगे, वो सीट जीत जाएंगे। अब जहां वो जीतने की बात करते थे, आज ही मैं अभी आ रहा हूं दिमनी से, नरेंद्र सिंह तोमर जी के कार्यालय का उद्घाटन उनके साथ किया। अब वो घबरा गए कि सब के सब भारतीय जनता पार्टी की जो दिग्गज हैं वो सब चुनाव में उतर गए। तकलीफ क्या है भाई? भारतीय जनता पार्टी ने तय किया लड़ाएंगे। देखो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है। जो काम पार्टी जिसको देती है वो करता है, तो कांग्रेस को क्या तकलीफ है? आपका काम तो जो पार्टी अभी चल रहा है वही काम दिया हुआ है ना, पार्टी ने आगे भी यही काम रहेगा। पार्टी आगे भी जो काम देगी वही काम करेंगे। हम सेल्फ सेंटर्ड लोग नहीं हैं, हम एक बड़े मिशन का हिस्सा हैं, एक बड़ा मिशन। और वो मिशन है एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण। एक ऐसे भारत का निर्माण जो पूरी दुनिया को भी विनाश के कगार से बचा के लेके आएगा। ये बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य का को लेके नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। अब बड़े लक्ष्य में हम ये नहीं देखते कि मैं कहां हूं। अरे हम इतने स्वार्थी हो सकते हैं क्या कि हम केवल अपनी सोचें? हम अपने लिए सोचने वाले नहीं है, हम देश का और समाज के बारे में सोचने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारा मिशन तय करता है कौन कहां क्या काम करेगा। आप चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, लोग क्लर्क की नौकरी लग जाती है तो स्वार्थी हो जाते हैं। ये तो सीएम की पोस्ट है। देखिए, पद काय के लिए होता है? क्या व्यक्ति को महिमा मंडित करने के लिए पद होता है? क्या केवल व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए पद होता है? सवाल ये नहीं कि पद कौन सा है, सवाल ये है कि जिस पद पे हो वहां काम कैसा किया है। केवल ये सोचते रहो, जहां हो उस काम को बेहतर करो। लेकिन जब आपने 2-3 बार अपनी प्रचार में जो बातें कही ना, उससे ये सवाल उठा कि भाई पार्टी की सोच क्या है। आपने जब जाकर के जनता से पूछ लिया, चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, यहीं से लड़ूं कि नहीं लड़ूं, इस बार सीएम बनूं कि नहीं बनूं। अच्छा, जनता से नहीं पूछे तो किससे पूछे? कांग्रेसियों से पूछने जाएंगे? भाई लोकतंत्र है। अगर मैं अपनी जनता के बीच गया, को पहली बार थोड़ी पूछा, जब पिछले चुनाव हो रहे थे तब उठा के देख लो, तब भी पूछा था भाई लड़ूं कि नहीं लड़ूं। लोग चिल्लाते लड़ो, तो लोग कहते लड़ो, तो हम लड़ते हैं। उसमें क्या दिक्कत है भाई? ये तो जनता के और हमारे रिश्ते हैं और ओपन है, उसमें क्या दिक्कत है? हम तो जनता ही से पूछते हैं, अच्छा बताओ हम कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। लोग चिल्ला के कहें हजारों लोग कि अच्छा कर रहे हैं, तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट और प्रमाण क्या होगा हमारे? अच्छा, एक ये आपने पूछा मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, इसका जवाब तो आ गया लड़ो। फिर आप लड़ भी रहे हैं। फिर आपने पूछा था सीएम बनूं कि नहीं बनूं, इसका जवाब क्या आया? इसका जवाब मेरी पार्टी देगी। उसमें जनता का जवाब क्या है? जनता देखिए, मैंने कहा हम एक बड़े मिशन के हिस्सा हैं। कौन कहां किस भूमिका में रहेगा ये मेरा दल तय करता है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है। जो भी होगा। और एक बात मैं बताऊं, मैं अपने आनंद का प्रकटीकरण कर रहा हूं। मैं आजकल बड़ा आनंदित हूं, प्रसन्न हूं
हमारी पुरानी टीम जो थोड़ी सी बिखर गई थी, बिखर ऐसे गई थी, कोई दिल्ली चला गया, कोई कहीं चला गया। अब देखो, मैं युवा मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष था, मेरे उपाध्यक्ष थे नरेंद्र सिंह तोमर, मेरे महामंत्री थे प्रहलाद पटेल, मेरे मंत्री थे कैलाश विजयवर्गीय। छत्तीसगढ़ में चला गया तो ब्रिजमोहन जी और प्रेम प्रकाश जी, हमारी टीम, हम बचपन से साथ काम कर रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है, अब हम लगातार साथ बैठते हैं, रणनीति बनाते हैं, योजना बनाते और निकलते हैं। अब मैं कैलाश जी के यहाँ आया चुनाव में, आज तोमर जी के यहाँ आया, इसके पहले राकेश जी के यहाँ आया। अब बार बार बैठने का मौका भी साथ मिलता है, तो सचमुच में हमारे जो स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के रिश्ते हैं वो अद्भुत रिश्ते हैं। और एक पूरी टीम साथ मिलके, जिसको हम सामूहिक नेतृत्व कहते हैं, कलेक्टिव लीडरशिप, उसमें हम काम कर रहे हैं। तो अगला मुख्यमंत्री जो भी बनेगा भाजपा का ही बनेगा, ये दावा है? दावा नहीं है, ये तो सच्चाई है। दावा बाबा क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी, ये अटल सत्य है, अटल सत्य। कितने कितने नंबर से बनाएगी, कुछ इसका भी अंदाजा नहीं? नंबर के लिए मैं जोशी नहीं हूं, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी विजय हम प्राप्त करेंगे। कई चीजें दिल्ली और भोपाल में बैठ के लोग देख नहीं पा रहे हैं, दिल्ली भोपाल में बैठ के नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच चले जाएं कहीं, आप देखिए जो स्नेह और प्रेम उमड़ता है जनता का, सचमुच में आंखों में कई बार आंसू आ जाते हैं। जनता ने जो स्नेह दिया है वो अद्भुत है, और दुनिया की कोई दौलत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और उसी प्रेम को देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करेगी। शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। जनता ने आपको अपार स्नेह आशीर्वाद दिया है, आज तक दिया है, और बिरले नेता होते हैं ऐसे जिनका इतना लंबा राजनीतिक सफर हो जितना आपका है। बहुत आपको भी सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।